चलो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, यही चैप्टर कर रहे थे। कहाँ पे है? ढूंढ कहीं मिलेगा पार्टनरशिप में, मिला? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ लिया था हमने। ओनरशिप आपकी कब ट्रांसफर होती है? आप तो एग्रीमेंट को देखोगे या गुड्स को आइडेंटिफाई करोगे। हमने बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू इनको समझा था। सेक्शन 20 से लेके 24 तक इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, जिसमें कुछ गुड्स थे आपके जो ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है, तो उसमें ओनरशिप उसी टाइम ट्रांसफर हो जाती है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको आपने टू बी पुट मींस अभी डिलीवरेबल स्टेट में लाना बाकी है, तो जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। थर्ड केस क्या था? जब आपको कुछ करना पड़ेगा उसका प्राइस डिटरमिन करने के लिए। उस केस में क्या होगा? जब प्राइस डिटरमिन हो जाएगा, जब उसका वे कर लोगे, आप उसको वेट कर लोगे, उसके बाद जब प्राइस डिटरमिन हो जाएगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। एंड फोर्थ क्या था? अगर आपके गुड्स असर्टेन गुड्स हैं, अनअसर्टेन में से असर्टेन हो चुके हैं, तो असर्टेन होते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। यही थे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ हमने इनको कवर अप किया था, है ना? अच्छा, एक चीज और, ये ओनरशिप डिसाइड क्यों कर रहे हैं हम? हमें क्यों डिसाइड करना पड़ रहा है टाइम ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर, कि कौन से टाइम पे ओनरशिप किसके पास है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई पर्पस भी तो होगा ही करने का, रिस्क को डिटरमिन करने के लिए। क्योंकि आपके पास जो झगड़े का सॉल्यूशन पूछने आएगा तो आपको ही तो बताना है ना। वो कहेगा कि रिस्क मैं क्यों उठाऊं, वो कहेगा रिस्क मैं क्यों उठाऊं। तो आप सॉल्यूशन कैसे दोगे कि जिस टाइम गुड्स को नुकसान पहुंचा है उस समय पर उसका मालिक कौन था? ठीक है, चलो। मैम ये जो सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन और डिलीवरी टू द कैरियर, हाँ देखो, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, ये मैंने आपको बताया था। जैसे आप सैंपल के थ्रू या किसी प्रोडक्ट की फीचर्स बता के जो चीजें आप बेचते हो, ठीक है? तो सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या था? कोई भी ऐसे अनअसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स, आप देखो क्या कर रहे हो, आपके फॉर्म में ना एप्पल्स लास्ट वाले बचे हुए लगे हुए हैं अभी, ठीक है? आपने उसमें से एक सैंपल तोड़ के दिखाया कि देखो इस टाइप के मेरे पास यहाँ पर फार्म में मेरे एप्पल लगते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मैं कल को इसकी और खेती करूंगा, समझ रहे हो? फ्यूचर गुड्स हो गया। तो हमने पिछले वाले का सैंपल दिखा के उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोला कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसके बाद हम आपके गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू या सैंपल के थ्रू जो आपने गुड्स तैयार किए हैं उनको आपने डिलीवरेबल स्टेट में भी बाद में लेके आओगे जब वो तैयार हो जाएंगे। आर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मैंने बताया था वो सब्जी वाली दुकान पे जाते हो तो या तो सेलर बायर की इच्छा से वो तोल देता है सामान को, या फिर बायर सेलर की इच्छा से खुद सामान को छाट लेता है, ठीक है? और अनकंडीशनल, मैंने बोला था वर्ड क्यों यूज किया गया है यहाँ पर अनकंडीशनल। अनकंडीशनल वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि अगर कंडीशन लग जाएगी तो आपका रिस्क चेंज हो जाता था। जैसे अपना एक बुक वाला एग्जांपल था कि बुक मंगाई थी हमने, ठीक है? जब हमने बुक मंगवाई थी तो उसमें क्या हुआ था? अनकंडीशनल था या वो कंडीशनल था? अनकंडीशनल था। अब इसमें बुक अगर रास्ते में गुम हो जाती है तो नुकसान किसका? सेलर का। कौन बोल रहा है? बायर का। क्यों? क्योंकि उसने ना बिल काट दिया था। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी बायर के पास। कैसे हुई थी? जैसे हमने ऑर्डर जब डाला था, बुक का ऑर्डर डाला था, उसी टाइम में बिल जनरेट हो गया था। तो बिल जनरेट होते ही मैंने आपको क्या बताया था? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। अब बायर है उसका ऑनर, तो अगर रास्ते में बुक गुम हो जाती है तो रिस्क किसका? बायर का। लेकिन मैंने एक एग्जांपल कंडीशनल डिलीवरी का भी लिया था कि अमेज़न ने सामान भेजा, बिल तो आपके नाम पे कट गया, भले ही ओनर आप बन चुके हो, लेकिन उसने कंडीशन क्या लगाई थी कि जब वो पेमेंट देगा तब उसको गुड्स देना, यानी कि जब वो पेमेंट देगा तब उसको ओनरशिप ट्रांसफर करना। तो अब इस केस में रिस्क किसका है? सेलर। क्लियर है? तो ये था अपना अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन और डिलीवरी टू द कैरियर वाला कांसेप्ट। मैम इसमें हाईलाइट क्या है? अगर आपको देखो एग्जांपल के थ्रू समझ आ गया तो लाइंस तो बहुत इजी लगेंगी। अब इसमें जो सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन है, ये पूरी एक ही लाइन है जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें से दूसरे में भी पूरा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है?
दूसरे में ना एक राइट ऑफ डिस्पोजल आ रहा है, वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, फिर समझ में भी आ जाएगा। अप्रूवल वाला आपको आराम से समझ में आया था। सेल और रिटर्न बेसिस वाला ज्वेलरी का एग्जांपल लिया था। ज्वेलरी में हमने 2 एग्जांपल एक तरीके से सेट किए थे। मैम इसके दोनों पैराग्राफ लिखने एनालिसिस नहीं लिख सकते पूरा? एनालिसिस समझ आता तो वो उससे बेटर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको एनालिसिस से याद हो जाता है तो उससे बेटर तो कोई बात ही नहीं है। मींस आपने क्या करना है, मेनली पता है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास केस स्टडी आएगी और अगर आपने ढूंढा कि ये केस स्टडी का आंसर इसके अकॉर्डिंग है, तो आप एनालिसिस वाला पार्ट पहले लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, तो याद नहीं भी होता, अगर अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट सेक्शन दिस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, आप ये एनालिसिस वाला पार्ट लिख दो कि ऐसा ऐसा होता है लॉ में, ठीक है। फिर आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखो कि इस केस में ये हुआ है तो इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए। समझ रहे हो? क्यों मुस्कान क्यों हंस रही है? कल का टेस्ट याद आ गया। अच्छा, केस स्टडी बहुत सॉल्व की थी। चलो, ज्वेलरी वाले 2 एग्जांपल कौन कौन से थे? उसमें कौन बना था ज्वेलर? अमीशा। हाँ, अमीशा गरीब में तो देख लो मैम, मैं बनी थी, ऐसे इशारा कर रही है बेचारी। अमीशा ज्वेलर बनी थी। खरीदने वाला कौन था? छुप क्यों रहा है तू? ठीक है, गौरव ने ज्वेलरी खरीदी थी और आगे क्या किया था इसने? ज्वेलरी अभी अप्रूवल में दी गई थी, ठीक है। इसने हाँ या ना भी नहीं की थी और इसने बिना हाँ या ना किए बैंक में वो प्लेज करवा दी थी ज्वेलरी, ठीक है। इसका प्लेज करवाने से क्या इंडिकेट हुआ कि गौरव ने ज्वेलरी को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि गौरव अब बाउंड है अमीशा को पेमेंट करने के लिए। और दूसरे एग्जांपल में क्या था, याद है किसी को? अब इस वाले एग्जांपल में अमीशा और बैंक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन एक एग्जांपल मैंने ऐसा भी दिया था जिसमें अमीशा बैंक से डिलीवरी ले सकती थी। वो केस क्या था? अगर आप कोई कंडीशन लगा दो, क्या कंडीशन? कि ऑनरशिप ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब सामने वाला पर्सन पेमेंट कर देगा, और इसने पेमेंट नहीं की फिर भी प्लेज कर दिया, तो वो बैंक से जाके अपनी ज्वेलरी वापस ले सकती है। तो याद था सबको? सबको याद था या मुस्कान को याद था? सबको याद था। चलो ठीक है। चलो, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल सुनना जरा। राइट ऑफ डिस्पोजल का मीनिंग क्या होता है? सुनो, डिस्पोजल का मीनिंग किसी को पता है? अच्छा, तो गूगल ही कर ले। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? बेचने का अधिकार या फिर खत्म करने का। या तो बेचो या खत्म करो, मीन्स हर तरीके का अधिकार किसके पास है? जिसके पास राइट है डिस्पोजल का, जिसके पास राइट है डिस्पोजल का। मीन्स अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल अभी अपने पास रखा है, अपने पास रखने का मतलब अभी इन गुड्स का मालिक मैं खुद हूँ, मैं जो चाहे इसके साथ करूं, अभी मेरे पास राइट ऑफ डिस्पोजल है, जो कि मैंने अभी बायर तक ट्रांसफर नहीं करा है। एक तरीके से ये एक हक है आपके गुड्स पे कि जो कर सकते हो अभी आप ही कर सकते हो और कोई इस गुड्स को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। समझ रहे हो? सेलर ने भले ही बायर को कोई गुड्स बेच दिए हैं, बेचने का मतलब सिर्फ बिल काट दिया उसके नाम का, अभी मान लो डिलीवरी भी नहीं दी है उसको गुड्स की, ठीक है, लेकिन सेलर ने अपने पास रिजर्व करके रखा है क्या? राइट ऑफ डिस्पोजल, कि जब तक मैं ये राइट बायर के पास ट्रांसफर नहीं करूंगा तब तक डिस्पोजल का राइट किसके पास है? मेरे पास है। मैं जैसा चाहे गुड्स को यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? समझ रहे हो? अब मुझे एग्जांपल भी देने पड़ेंगे और एक बार मैं इसको भी पढ़ लेती हूँ। देखिए, एनालिसिस चलने से पढ़ाते हो। Where there is a contract for sale of specific goods, specific goods समझ रहे हो? Yes, ma'am. फोन का एग्जांपल डायरेक्टली ले बस। और where goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the terms of contract or appropriation, reserve the right of disposal of goods until certain conditions are fulfilled. मैं आपको राइट ऑफ डिस्पोजल तब तक ट्रांसफर नहीं करूंगा जब तक आप मुझे कंडीशन फुलफिल नहीं करते। जब तक कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर देते। मैं एक बार कंडीशन ले रही हूँ पेमेंट की
जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक मैं आपको राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं दूंगा। राइट ऑफ डिस्पोजल क्या है? गुड्स को अपने तरीके से यूज करना। तो जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप गुड्स को अपने तरीके से यूज नहीं कर सकते। कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो मैंने पेमेंट की बोली है ना। चलो, इन सच अ केस नॉटविथस्टैंडिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ बायर, भले ही बायर के पास माल तो चला गया और या फिर हमने कुरियर वाले को पकड़ा दिया अभी सामान, या फिर हमने बेली को दे दिया है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। बेली कौन? मान लो बायर के बिहाफ पे उसने अपने एक लड़के को भेज दिया था कि तू जाके माल ले आ। होता है ना ऐसे, दुकानदार किसी लड़के को भेज दिया अपने दुकान के कि हाँ इस दुकान से माल उठाया, ठीक है। तो आपने बेली को दे दिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। बायर के पास सामान पहुंचाने के लिए अगर आपने दे दिया है तो ओनरशिप इन द गुड्स डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द कंडीशन बाय द सेलर आर फुलफिल। जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तब तक आपके पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं आएगा, भले ही गुड्स आप ले लो, है कि नहीं। माल तो मैं दुकान तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उस माल को कैसे यूज करना है वो तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं कर देते, ठीक है। जैसे हमने कुरियर वाले को दिया, कंडीशन क्या लगाई कि कुरियर वाला उसको तब तक आगे सामान नहीं देगा जब तक सामने वाला पेमेंट ना कर दे, ठीक है। तो वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज बाय रेलवे एंड बाय बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट एज द केस में बी, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent. The seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal. क्या कह रहा है वो? जब आपने गुड्स को किसी ट्रांसपोर्ट मोड के थ्रू भिजवाया है, ठीक है, आपने शिपिंग में डाला है गुड्स को या रेलवे वालों को गुड्स पकड़ाया है, ठीक है, रेलवे रिसीट लेके, और साथ में एज द केस में भी द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट। ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट, सेलर ने अगर कोई ऑर्डर दिया था रेलवे वालों को, जैसे क्या कहा था उसने, मान लो कंडीशन क्या लगाई, जब तक वो ये पर्ची आपको ना दिखाए तब तक उसको माल मत देना। तो जैसे ही वो पर्ची दिखाएगा तभी तो माल उसको मिलेगा। तो पर्ची दिखाने से पहले तक राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास है? राइट ऑफ डिस्पोजल पूछ रही हूँ मैं, पोजेशन नहीं पूछ रही गुड्स का। राइट ऑफ डिस्पोजल यानी कि ओनरशिप राइट समझ लो एक तरीके से, सेलर के पास है। राइट ऑफ डिस्पोजल एक तरीके से ओनरशिप राइट से तो लग रहे हैं ना आपको, मालिकाना हक। भले ही किसके पोजेशन में है गुड्स? रेलवे वालों के पोजेशन में है गुड्स, लेकिन मालिक कौन है? अभी भी सेलर है। मालिक बायर कब बनेगा? जब वो पर्ची दिखा देगा, यानी कि वो कंडीशन पर्ची वाली फुलफिल कर देगा, उसके बाद ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? बायर के पास, ठीक है। पेमेंट एक कंडीशन हो सकती है, एक ही कंडीशन भी हो सकती है कि जब तक वो स्लिप ना दिखाए तब तक आप उसको गुड्स ट्रांसफर नहीं करोगे, ठीक है। वेयर द सेलर ऑफ गुड्स, अच्छा एक ही एग्जांपल में बिना पढ़े बोल देती हूँ आपको एक बार। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स में पढ़ा आपने? अभी अभी पढ़ा है मैम, लेटेस्ट हमारे खून में ही दौड़ रहा है। अभी अभी पढ़ के हटने का मतलब तो यही होता है, अभी रगों में बचा हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या होता है? ये है क्या? बिल इशू करते हैं। कौन सा बिल इशू करते हैं? मैम जब कोई क्रेडिट से जब परचेज होता है तो कोई अमाउंट एक टाइम देते हो जाता है कि भाई तू ये रख ले तब तेरा मन ये बिल दिखा दे और कहीं पेमेंट। ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉअर कौन होता है? ये तो मेरे से पूछूंगा था। मान लो सेलर ने बाहर को कुछ माल बेचा और क्रेडिट सेल की और उसको टाइम दिया गया 3 महीने का, ठीक है। 3 महीने का टाइम दिया गया। सेलर ने क्या किया, मैं तेरे को 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन तू मुझे लिख के दे कि तू मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर देगा। आजकल किसी की जुबान की कोई कीमत है? नहीं आजकल के टाइम में, ठीक है। आज कोई बंदा कह रहा है मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, कल को मुकर जाए, क्या प्रूफ है आपके पास? तो सेलर ने क्या कहा, तू मुझे लिख कर दे। तो सेलर ने क्या किया, एक बिल जो है वो ड्रॉ किया। क्या किया? ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद उसने किसके पास भिजवाया? बायर के पास, परचेजर के पास, जिसको हम क्या बोलेंगे? ये ड्रॉइंग क्या करता है? उसके ऊपर सिग्नेचर करता है अपने।
सिग्नेचर करके क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ 3 महीने बाद। एक्सेप्ट करने के बाद ये वापस किसको दे देता है, यही प्रोसीजर होता है। अब हुआ क्या, यहाँ पे सेलर और बायर ना थोड़े दूर दूर पे थे, दूर दूर का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। अब सेलर ने क्या किया, जब ये गुड्स किसी कुरियर वाले को दिए थे तो इसके साथ में उसने एक ये बिल की कॉपी भी लगा दी थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, उसकी कॉपी भी लगाई थी। और क्या कंडीशन रखी थी, अगर परचेजर इसके ऊपर साइन करके तुझे वापस दे तभी तो उसको गुड्स दियो, लगा दी कंडीशन। मैंने कहा ना कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो अगर परचेजर को ये बिल पसंद आएगा कि 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर वो साइन करता है केवल तभी उसको गुड्स मिलेंगे, अदरवाइज गुड्स। जैसे हमने कैश की कंडीशन लगाई थी तो हम 3 महीने बाद पैसे रिसीव करने की कंडीशन लगाए। तो अगर आप इस पे साइन कर देते हो केवल तभी आप गुड्स ले सकते हो, ठीक है। अब पढ़ लो उसको। Where the seller of goods draws on the buyer for the price and transmit to the buyer the bill of exchange together with the bill of lading, or as the case may be the railway receipt, to secure acceptance or payment of bill of exchange. तो buyer किस चीज के लिए बाउंड है, buyer is bound to return the bill of lading or railway receipt if he does not honor the bill of exchange. अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन नहीं करता तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे, यानी कि जो बिल ऑफ लेडिंग सेलर ने उसको भिजवाया था वो भी उसको वापस करना पड़ेगा। वो बिल ऑफ लेडिंग क्या है, वो बिल ऑफ लेडिंग अगर मेरे पास है तभी तो मैं किसी के गुड्स ले सकता हूँ, मतलब जो गुड्स मेरे भिजवाए हैं वो बिल ऑफ लेडिंग दिखा के ही तो मैं गुड्स लूंगा ट्रांसपोर्ट वाले से, ठीक है। तो अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बिल ऑफ लेडिंग भी आपको वापस करना पड़ेगा। एंड इफ ही रॉन्गफुली रिटेन द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट, अगर मान लो गलती से बिल ऑफ लेडिंग बायर के पास रह भी जाता है तो बताओ क्या वो ओनर रह जाएगा गुड्स का, बनेगा ओनर वो? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो कंडीशन रखी थी वो तो उसने फुलफिल ही नहीं की। वेरी गुड, क्योंकि ओनरशिप कब ट्रांसफर होनी थी, जब वो कंडीशन फुलफिल होनी थी। जब आपने कंडीशन ही फुलफिल नहीं की तो कैसे आप ओनर बन सकते हो? तो चाहे बिल ऑफ लेडिंग अपने पास दबा के भी रख लोगे ना तो ज्यादा सियानपति अपनी मत दिखाना कि मैं कभी भी बिल ऑफ लेडिंग लेके जाऊंगा, गुड्स लेके आ जाऊंगा। लेके तो आ जाओगे लेकिन उसको यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उसके ओनर बने ही नहीं हो। ओनर कब बनते? जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करते। बताओ बच्चों, समझ में आया सबको? चलो एग्जाम्पल सिंपल सा ही है वही वाला। ट्रक के ड्राइवर को उसने कहा था कि सामने वाला अगर पेमेंट ना करे तब तक उसको माल मत दियो, ठीक है। एनालिसिस से कर लोगे। अब इसमें जो सर्कमस्टांसेस है ना, जिस सर्कमस्टांसेस में आप राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रिजर्व करके रखते हो वो देखो। सर्कमस्टांसेस अंडर विच द राइट ऑफ डिस्पोजल मे बी रिजर्व, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है? जब भी कभी आप ये कुरियर के थ्रू सामान भेजते हो ना तो उसमें ऐसा ही होता है कि ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक सामने वाला कंडीशन फुलफिल ना करते, ठीक है। जैसे इफ द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज एंड बाय द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ सेलर, देन द सेलर विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड टू हैव रिजर्व टू द राइट ऑफ डिस्पोजल। ये ऊपर वाली ही बात रिपीट की हुई है, ठीक है। जब बिल ऑफ लेडिंग या कुरियर के थ्रू सामान जब भी जाता है तो उसमें राइट ऑफ डिस्पोजल हम मान के ही चलते हैं सेलर के पास ही है, ठीक है। क्योंकि बायर वो सामान कब ले पाएगा? जब वो कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर देगा? जब वो बिल ऑफ लेडिंग शो करेगा तभी उसको गुड्स मिलेंगे। कंडीशन लग गई ना। और वेयर द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ही ये वाला अपना सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करोगे तभी माल लेना, अदरवाइज माल लेओगे भी तो भी ओनर नहीं बन पाओगे। क्लियर है? इसको हम कंडीशनल एप्रोप्रिएशन भी बोल सकते हैं, कंडीशनल डिलीवरी भी बोल सकते हैं। बताओ बच्चों, दूसरा नाम ये हो सकता है ना इसका, राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास रखना, या फिर इसको हम कंडीशनल डिलीवरी भी बोल सकते हैं। यस बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन के साथ आप सामने वाले को ओनर बना रहे हो। कंडीशनल एप्रोप्रिएशन जो वर्ड इन्होंने यूज किया वही करो। ये कंडीशनल एप्रोप्रिएशन हुआ है।
आपने सामने वाले को जो अप्रोप्रिएट किया है, मतलब जो माल दिया है यूज करने के लिए, वो कंडीशनल है। अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो केवल तभी आप ओनर बन पाओगे। चाहे आप इसमें लिख भी लो ये लाइन हिंदी में चाहे इस पैराग्राफ के ऊपर सेक्शन 25 के ऊपर चाहे आप ये लिख भी लो कि राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या है, अगर बायर पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करता है केवल तभी वो ओनर बन पाएगा। इससे क्या होगा, अगर ये लाइन हेडलाइन पढ़ ली पेपर में तो फिर पैराग्राफ पढ़ना इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। गौरव लिख रहा है, प्रवेशिका अगर बायर एक पर्टिकुलर कंडीशन जो कि सेलर ने लगाई है वो फुलफिल करता है अपने हिसाब से तो ही बायर ओनर बन पाएगा। चले बढ़े आगे। अब अपना एक पुराना कंसेप्ट फिर से वापस आ गया। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, क्या मतलब था इसका? प्राइमा फेसी का मीनिंग क्या लिखवाया था मैंने? तो पहले नॉर्मली रिस्क जो है प्राइमा फेसी वो किसके साथ पास होता है? ओनरशिप के साथ, प्रॉपर्टी के साथ। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी बताए थे मैंने। देखो लो तो है ही ऐसा ना, जनरल ये बात है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसे ही लिखा होगा ना लो। जनरली तो ये बात है, लेकिन अगर इससे कुछ उल्टा हुआ तो ये एप्लीकेबल होगा। जैसे इसमें रिस्क हमेशा किसके साथ चलता है? ओनरशिप के साथ। अगर ओनरशिप सेलर के पास है तो रिस्क सेलर का, अगर ओनरशिप बायर के पास है तो रिस्क बायर का। लेकिन अगर ओनरशिप सेलर के पास है फिर भी रिस्क बायर का हो सकता है किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में। जैसे मैं एग्जांपल अभी लूंगी, लो ऐसा ही बना हुआ है ना। अगर नॉर्मली ये है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब देखो जरा, द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। जब तक कि बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक रिस्क किसका रहता है? सेलर का रहता है। व्हेन ownership is transferred to the buyer तो goods are at the buyer's risk। अब चाहे ओनरशिप आपने बायर के पास ट्रांसफर कर दी तो रिस्क बायर का ही है, चाहे आपने उस गुड्स की डिलीवरी की है बायर को या फिर नहीं। डिलीवरी से कोई मतलब नहीं है, मतलब किसका है रिस्क से? सिर्फ ओनरशिप का। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर। अब एक बात सुनना, सेलर ने बायर को ओनर बना दिया था, ठीक है, रिस्क किसका? बायर का। लेकिन अभी गुड्स किसके पास रखे हुए हैं? सेलर के पास। अब बायर तो कह रहा है मुझे गुड्स की डिलीवरी दे दो, लेकिन सेलर डिले करा जा रहा है, अपनी लापरवाही की वजह से उसको डिलीवरी नहीं कर पा रहा। अब अगर गुड्स को नुकसान हो जाता है तो रिस्क किसका? समझ रहे हो ये केस? नॉर्मली बायर का होता है, लेकिन अगर सेलर की गलती की वजह से रिस्क हुआ है तो किसको उठाना पड़ेगा? ठीक है ना। तो गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट, जिसने गलती की है उसका रिस्क हो जाएगा एज रिगार्ड्स एनी लॉस व्हिच माइट नॉट हैव अकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट। समझ गए? उसकी गलती की वजह से हुआ है तो वो पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने गलती की है। लेकिन इस सेक्शन में कुछ भी लिखा रहे, लेकिन वो ड्यूटी और लायबिलिटी सेलर और बायर की एज द बेली ऑफ गुड्स ऑफ द अदर पार्टी इस राइट को कभी भी अफेक्ट नहीं करता। कहने का मतलब बायर के पास ओनरशिप है, गुड्स अभी सेलर के पास रखे हैं, तो सेलर बायर क्या बन चुका है? मालिक। तो उस गुड्स का मालिक अब बायर है, लेकिन गुड्स पड़े हैं सेलर के पास, तो सेलर को उन गुड्स का ख्याल वैसे ही रखना होगा जैसे उसके अपने खुद के गुड्स हैं। तो बेली की कंडीशन हो गई, तो बेली के जो राइट होते हैं वो राइट किसके पास आ जाएंगे? सेलर के पास। आपको उन गुड्स का ध्यान वैसे ही रखना है जैसे आपके खुद के वो गुड्स हैं, भले ही आपके थे पहले को, लेकिन अब मालिक कौन बन चुका है? बायर। अब उनका मालिक वो है ना, तो आपके लिए गुड्स पराये हो चुके हैं। लड़की विदा होती है, भले ही आपकी लड़की है, भले ही आपकी लड़की है, लेकिन अब उसका मालिक कौन बन चुका है? ये एग्जांपल खुद ही है। ये एग्जांपल अच्छा पर्सनली मतलब
पर्सनली मत लो, दोनों भी लो। ये एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। एक तरीके से पहले मायके वालों के पास थी जब लड़की, अब वो ससुराल जा चुकी है, तो मालिक कौन बन चुका है? ससुराल वाले, ठीक है। जब भी कभी मायके में लड़की आती है तो मायके वालों को उसका ध्यान वैसे ही रखना पड़ता है जैसे वो उनकी खुद की लड़की, उनके मतलब अब उनका मालिक हुआ है, लेकिन उनको उनका ध्यान ऐसे रखना जैसे उनकी खुद की लड़की है। समझ रहे हो? गलत एग्जांपल रोने मत लग जाना लड़कियां। अब मैं मेरा वो खत्म हो गया है ना, 1 2 3 4 5 6, अभी भी मेजोरिटी लड़कियों की है। अरे गिना है मैंने यार, वो बेचारा, तो उसको गलत वो मत करो। एक और आएगी वो तो आज उसकी तबीयत खराब हो हाँ तो 7 हो गई ना लड़कियां, इसको मिला मिला हो गई ना। अरे हम जान पीछे बैठे थे तो बहुत पीछे यार। तो एनालिसिस पढ़ लोगे ना? अच्छा एक मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल लूंगी, बड़े खुश हो जाओगे आप। अब मुझे एक बात बताना, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कुछ, ठीक है? आपने कभी ऑक्शन सेल देखी है जहाँ बोली लगती है? मूवीज में देखी है? अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहाँ एक ना बड़ी सुंदर सी गौरी की पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है? गौरी का स्केच बनाया है किसी ने, गौरी का स्केच बनाया है किसी ने, और यहाँ वो लगी हुई है, ठीक है? मैम नितिन कुछ इकोनॉमिक्स वाली मैम ने बनाया है। क्या मैं बना के दिखा दूं? मेरे को वही ड्राइंग दिखाती है। अब ऐसा है, मेरी बेटी में कई बार ऐसे कहती है, कभी पापा बनाओ कभी मम्मा बनाओ, तो मेरे को पता है यही बनाना आता है वैसे। वो एक गोल्डन एक ऐसा गोल सा मुंह बना दो, यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे आईज बना दो, ठीक है? गोरी के बेटे नहीं बोलता है। ठीक है? नहीं लग रही गौरी? तुम बड़े बड़े बिल्कुल सही जा रहे हो। मैं बाहर तो बनाओ, तुम जैसे कुछ जो भी करो मैं मेरे को बोल दूं। वो सब तो ये देख भाई मैं तो अपनी बेटी को ऐसे बना के दिखा देती हूँ। ये तो मैं छोटा भी बना दे। ठीक है? ये है हमारी गोली, ये उसकी पेंटिंग है, क्लियर है? अब एक बात सुनो, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर आ रही हूं, ठीक है? अब इसकी ऑक्शन सेल हो रही है, इस पेंटिंग को कौन खरीदेगा? गोली लग रही है भाई साहब, लो आज आज अपना फोटो खींच लो। मैं कितनी सोच रहा हूँ पैसे गोली लग रही है, ठीक है? कोई कह रहा है 10,000 रुपए, ना भाई इसको विरोध ना। पीछे से गौरव की आवाज आई कि इसकी पेंटिंग, अपनी वाइफ की पेंटिंग तो मैं खरीदूंगा, पीछे से आवाज आई 50,000 रुपए, फिर यहाँ से कोई और बोल पड़ा कितने? 80,000 रुपए, एक पैसे ना दो। फिर गौरव कहेगा नहीं 1 लाख रुपए। हम देख लो मत तो देने पड़ेंगे। अच्छा सुनो, 1 लाख रुपए, ठीक है? अब यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो बंदा खड़ा है, जो ऑक्शन सेल को संभाल रहा है, उसके हाथ में ना एक, ठीक है खड़ी है, उसके हाथ में ना एक हैमर होता है ना? वो 3 बार बजता है, जैसे ही वो तीसरी बार बजता है तो ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? जिसने सबसे ज्यादा वाली गोली गौरव ने लगाई थी 1 लाख रुपए की। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ 1 लाख 1 है ना, 1 लाख 2 और 1 लाख 3, जैसे ही मतलब मैं हैमर गिराऊंगी, तीसरा अगर वो टच हो जाएगा तब भी क्या होता है? मालिक कौन बन जाएगा? गौरव। ओनरशिप उसी टाइम ट्रांसफर होगी जैसे ही तीसरा बजेगा। अब मेरी बात सुनना, जब मैं ऐसे हैमर मार रही थी 1 2, तीसरे वाला मारने लगी ना, सीधा पेंटिंग पे जाके लगा हैमर और पेंटिंग टूट गई। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं। अभी सुन लो मेरी बात, एग्जांपल समझ में आया? जब मैं हैमर मार रही थी 1 2 और तीसरा मारते हुए ना वो पेंटिंग पे जाके लगा और पेंटिंग टूट गई। रिस्क बायर का या सेलर का? बताओ। श्योर? रिस्क तो किसी का नहीं, लॉस बायर का है, सेलर लॉस लगा रहे हो, किसका है? पक्का? कोई डाउट है किसी को? बस आ गया लो पढ़ना तो। मैम ये लो गुड सेक भी आ गया फिर तो। अगर वो 3 बार बजाने के बाद कोई बोलता कि तो बाय वो फाइनल हो जाती है ना 3 बार के बाद तो। नहीं, अगर उसके ट्रांसफर बाद हो जाती है वो- ना, मैम फिर मालिक बन गया अब तो वो, अब तो मालिक
क्यों बन गया? फिर नहीं लग सकती। फिर बोली नहीं लग सकता। अरे बात मानो, जैसे वो बोलते हो कुछ भी बोलते हो, उसके बाद पैसे ही नहीं हुए तो नहीं, आप वो जो बोल रहे हो वो तो आपको एग्रीमेंट फिर करना पड़ेगा। इसलिए बोली में जाने वाले लोग ना सिंसियर होते हैं, तुम्हारे जैसे बचकानी हरकतें वाले नहीं होते गोलगप्पे खाने वाले जो बोली लगा रहे गोलगप्पे खरीदने की। चलो एग्जांपल पढ़ लो, यही वाला ही है, ठीक है। A bids for an antique painting at a sale by auction. After the bid, when the auctioneer struck his hammer to signify acceptance of the bid, so he hit the antique which gets damaged. The loss will have to be borne by seller because ownership of goods has not yet passed from the seller to the buyer. अभी ownership transfer नहीं हुई थी, इसलिए रिस्क किसको उठाना पड़ेगा? सेलर को उठाना पड़ेगा। तीसरी बार मांगने के बाद लग जाता तो हाँ, तो बायर का रिस्क, ठीक है भाई। मैम गलती तो सेलर की थी, सेलर की क्या गलती है? उसी ने मारा। अरे उसने जान तो गलती सेलर की है तो रिस्क वही तो उठा रहे हैं ना। तीसरी बार हाँ, तो तब आप डाल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया ना नॉर्मल प्रोविजन क्या है, बायर का होता है वो रिस्क, लेकिन अगर गलती इसकी थी तो वो रिस्क उसके ऊपर डाल सकता है बायर कि भाई मारा तो तूने है ना, तुम मैं क्यों उसका लॉस उठाऊं, है कि नहीं। The aforesaid rule is however subject to two qualification. मैंने बताया रूल क्या कहता है, जिसके पास ओनरशिप उसका रिस्क, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें? If delivery has been delayed by the fault of the seller or buyer, किसी की गलती की वजह से अगर डिलीवरी करने में देर हो रही है तो रिस्क किसका होगा? जो पार्टी डिले कर रही है या जो पार्टी फॉल्ट कर रही है, जो पार्टी गलत कर रही है, लापरवाही कर रही है, तो रिस्क हम उसी के ऊपर डाल देंगे, जैसे अभी तुमने सेलर पे ही वापस रिस्क डाल दिया, ठीक है। और बेली तो रहेगा ही, वो गुड्स का जो केयर है वो वैसे ही करेगा जैसा उसका खुद का सामान है, ठीक है। तो आपको हैमर थोड़ा तरीके से मारना चाहिए था, ये मान के चलते कि अभी जो आपके पास पेंटिंग है वो किसकी है, आपके हाथ में, तो आपको उसकी केयर ऐसे ही रखनी है जैसे आप ही अभी उसके मालिक हो, ठीक है। हाँ जी, एक एग्जांपल और मुझे जरा बता दो। A contracted to sell 100 bales of cotton to B. A contracted to sell 100 bales of cotton to B to be delivered in February. B took the delivery of the part of cotton but made a default in accepting the remaining bales. जैसे नाम बोलो, कॉटन का एग्जांपल है, मेरा मन ही नहीं किया इसलिए। हाँ मैम, इसमें तो अच्छे चाहिए ना इन लोगों को। लगता भी है तो चलो सुन लो ऐसे एग्जांपल। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कितने बेल्स का? 100 बेल्स ऑफ कॉटन का, ठीक है, कि मैं आपसे 100 बेल्स खरीदूंगा। अब बी टुक द डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ कॉटन बट मेड अ डिफॉल्ट इन एक्सेप्टिंग द रिमेनिंग सेल्स। बी ने कुछ बेल्स तो ले ली थी, ठीक है, लेकिन बाकी बेल्स लेने से क्या कर दिया था उसने? मना कर दिया था। Consequently, the cotton become unfit for use. The loss will have to be borne by the buyer. क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था तो ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो चुकी थी? अब अगर वो मना कर रहा है, उसके बाद देखो एक मिनट, एग्रीमेंट हुआ था तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी? एग्रीमेंट में कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, भले ही 100 बेल्स का मालिक अभी कौन है? सेलर। नहीं, कुछ बेल्स तो बिक चुकी थी, मान लो 50 बेल्स बिक चुकी थी, 50 अभी पेंडिंग थी, तो पेंडिंग 50 बेल्स का मालिक अभी भी कौन है? सेलर। लेकिन फॉल्ट किसने किया है? एक्सेप्ट करने से मना किसने किया है? तो रिस्क किसके ऊपर डाले? समझ रहे हो? इट शुड हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट जनरल रूल शैल नॉट अफेक्ट द, ये तो बात की बात है कि जनरल रूल जो है वो बेली ऑफ द गुड्स वाले रिस्क उसको खराब नहीं करेगा, ठीक है। जैसे सेलर के पास ही अभी ओनरशिप राइट्स थे, लेकिन अगर फॉल्ट किसने किया? बायर ने, तो रिस्क किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे? बायर के पास। क्लियर है? यस मैम। चलो अब आता है, अच्छा आप एग्रीमेंट में भी कुछ डिसाइड कर सकते हो कि रिस्क मतलब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी या रिस्क कौन उठाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि ओनरशिप भले ही बायर के पास भी चली गई हो, लेकिन उन्होंने ना एग्रीमेंट कर रखा होता है कि जब तक गुड्स मेरे फैक्ट्री तक नहीं पहुंच जाएंगे, भले ही आप मेरा बिल पहले ही काट दो, बायर ने कहा
ओनर मेरे को बना दो, लेकिन जब तक गुड्स मेरी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच जाएंगे तो उसके बीच का रिस्क किसका है? सेलर आपका। तो अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट में लिखा है तो आप किसकी बात मानोगे? एग्रीमेंट की। तब आप रिस्क किसके ऊपर डालोगे? क्लियर है? चलो अब आता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। नॉन ओनर्स का मतलब जो नहीं है। जो ओनर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। गौरी को हटा लो। यस मैम, मैं फोटो खींच ली। ओहो मैम आपकी क्लास में ही होता है ये, इसलिए बात भी फोन क्या आएगा इन्वर्टर करो भाई, कुछ तो करो। बोलो करेगा, बोलो सामने क्या है?